नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरा अंदाज़ा है, ऐसी बात नहीं कि मेरे पास कोई खबर आई है, लेकिन हमेशा में जो खबरें आती है वो एक दूसरे से कनेक्ट करके जोड़कर देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। तो पिछले 2-3 दिन में जो घटनाएं हुई वो थोड़ी बारीकी से देखना ज़रूरी होता है। एक तो दिल्ली में महाराष्ट्र के जो बीजेपी के एमपीज़ है उनकी एक बैठक मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई थी, और जबकि ये खबर पहुंची, यानी खबर सामने आ गई कि मोदी जी के पास ये महाराष्ट्र के बीजेपी के एमपी पहुंच गए और उन्होंने प्रधानमंत्री को कंप्लेंट दे दी है कि भाई महाराष्ट्र की गवर्नमेंट बदले की भावना से बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं को सता रही है, झूठे मामले बना रही है, झूठे केस दायर कर रही है, झूठे एफआईआर दायर कर रही। ये कंप्लेंट देने के लिए प्रधानमंत्री के पास महाराष्ट्र के एमपीज जा पहुंचे। ये खबर आने के बाद तत्काल शिवसेना के जो लोग महाराष्ट्र के एमपीज है उनकी भी एक बैठक हो गई। मतलब वहाँ क्या हो रहा है इसका अंदाज़ा तो नहीं, लेकिन डर के मारे ये मीटिंग हो गई, ये तो साफ है। अब ये मेरा ख्याल है बुधवार की बात थी और मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये गुरुवार की बात है। जबकि गुरुवार को पवार साहब के मुंबई के घर में निवास स्थान पर बीजेपी के सब बड़े नेताओं को बुलाया गया, और उसके पहले दिल्ली में या शायद मुंबई में एक खबर मुझे मिली कि पवार साहब और संजय राउत इनकी कुछ आधे घंटे की मीटिंग हो गई। मतलब कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कुछ तो होने जा रहा है। इस ढंग से जल्दबाजी में मीटिंगें नहीं होती, इस तरीके से नहीं होती। एक तो आपको मालूम है नारायण राणे पिता पुत्र जो है उनके खिलाफ कई से आरोप निकालकर जानबूझकर एफआईआर और केसेस दर्ज किए जा रहे। फिर फडणवीस ने जो बड़ा पेन ड्राइव का मामला निकाला, उसके दूसरे दिन विधान परिषद के जो विरोधी नेता है और बीजेपी के नेता है दरेकर, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। 1 साल पुराना मामला है, लेकिन उठाकर शुरू कर दिया। अब देखिए, जिस कारण से प्रवीण दरेकर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, तो इसका मतलब ये कि कम से कम ऐसे 2-3 दर्जन नेता अलग अलग पार्टियों के मिलेंगे कि उसी ढंग से उन पर भी एफआईआर दर्ज करना चाहिए। जो कंप्लेंट या जो गुनाह प्रवीण दरेकर की है ऐसा बताया जा रहा है, अगर हम वो रियल है, सही है ऐसा मानते हैं, तो देवेंद्र फडणवीस ने भी बता दिया कि अगर ये आप कंप्लेंट कर रहे हो कोई बात नहीं। ऐसे ही मामले हर पार्टी के अलग अलग नेताओं पर 2 या 3 दर्जन नेताओं पर दर्ज करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर प्रवीण दरेकर ने जो गलती की है वो अगर गलती है और गलती ही गुनाह है, तो सालों से वही गलती यानी कि गुनाह अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने बार बार किए। अब ये मामला क्या है? मुंबई कोऑपरेटिव बैंक जो है, मुंबई जिला कोऑपरेटिव बैंक जो है, उसमें जो अलग अलग डायरेक्टर्स चुने जाते हैं, उसमें मजदूर ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहाँ से जो सीट होती है उसके फेडरेशन के अध्यक्ष करके प्रवीण दरेकर ने फॉर्म भरा था। बाद में उन्होंने वो विड्रॉ कर दिया, वो चुनकर आए, फिर भी उससे रेसिग्नेशन दे दिया, इस्तीफा दे दिया, फिर भी उन पर मामला बनाया गया। अगर ये इन्होंने झूठ कहा इसलिए उन पर गुनहगारी का मामला बनता है, तो इसके पहले ऐसे कौन से मजदूर है
कि जो मुंबई बैंक या महाराष्ट्र के अलग अलग जिला बैंक पर मजदूर ना होते हुए भी मजदूरों का रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व करते थे, उन सबको गुनहगार मानना पड़ेगा। लेकिन ऐसा तो कभी हुआ नहीं, ये पहली बार हुआ है। तो फिर शक होता है कि क्या इसीलिए, आपको मालूम है 1 साल पुरानी बात है जो रश्मि शुक्ला का पेन ड्राइव उस विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस ने पेश किया था। फिर उसी मामले में 1 साल बाद देवेंद्र फडणवीस को पुलिस की नोटिस आ गई कि भाई इस मामले में आपको सवाल पूछने। फिर उसके बारे में गृह मंत्री ने बताया कि उनके पास 6 प्रश्नावलियाँ, क्वेश्चनर भेजे गए थे, लेकिन उसमें से किसी भी सवाल का जवाब फडणवीस ने दिया नहीं। इसलिए पुलिस ने उनको नोटिस भेजी कि या तो आप पुलिस थाने आ जाओ, वरना हम आपके घर में आते। 1 साल पुरानी बात है। तो ये सब कब से शुरू हो गया? जब फडणवीस ने विधानसभा में वो पेन ड्राइव का बम धमाका किया था। और इसी दरमियान मुंबई के कमिश्नर अचानक बदले गए, और मैंने उस पर हिंदी वीडियो किया था। क्या बदले की कार्रवाई करने के लिए ही हेमंत नगराले को हटाकर संजय पांडे को मुंबई का कमिश्नर बना लिया गया? और देखो, एक के बाद एक मामले कैसे दर्ज हो रहे। नारायण राणे पिता पुत्र, नारायण राणे का दूसरा बेटा जो भूतपूर्व एमपी है कोंकण से, अपोजिशन लीडर विधान परिषद के प्रवीण दरेकर, विधानसभा के विरोधी नेता, इनको नोटिस भेजी जाती है, उन पर मामला दर्ज होता है प्रवीण दरेकर पर। ये सब इतनी रूटीन बात है? बिल्कुल नहीं। एक साथ ये सब मामले आते तो टाइमिंग देखना पड़ता है। देखो, अनिल परब हो, अनिल देशमुख हो, नवाब मलिक हो, इनके जो मामले दर्ज हुए उसके आगे जाकर एक्शन भी हुई। वो अब न्यायालयीन प्रोसेस में चला गया है। क्या पिछले 1-1.5 साल में महाराष्ट्र की सरकार ने जानबूझकर बीजेपी के समर्थक हो या बीजेपी के नेता कार्यकर्ता हो, उनके खिलाफ जो कदम उठाए उसका आगे क्या हो गया? अर्णब गोस्वामी के उस अन्वय नाइक मामले का क्या हो गया? किसी को पता नहीं है। अन्वय नाइक के टीआरपी मामले का आगे क्या हुआ? किसी को पता नहीं है। तो इसको बदले की भावना से की गई कार्रवाई मानती। वो बदले की क्योंकि आपको उनको परेशान करना था। आपको याद होगा उस वक्त तो अर्णब गोस्वामी के रिपब्लिक चैनल के जो कर्मचारी है, पत्रकार है, 1000 से भी ज़्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया। 1000 से भी ज़्यादा। यानी मानो कि पुलिस कार्रवाई में एक तरीके से कोरोना या कोविड का फैलाव वायरल हो गया था कि सामने नाम डालो और एफआईआर कर दो। तो इससे सब उसके बाद वो मामले ठंडे हो गए। लेकिन आज अगर संजय पांडे को मुंबई का पुलिस कमिश्नर बनाने के बाद जो कुछ हो रहा है वो हम बारीकी से देखें तो लगता है कि बदले की भावना से महाराष्ट्र सरकार काम कर रही है, वरना है इतने मामले निकल कर नहीं आते। और जो बात वहां विधानसभा में 125 घंटे का रिकॉर्डिंग वाली पेन ड्राइव देवेंद्र फडणवीस ने दे दी, उसके बारे में कोई एफआईआर नहीं है। हाँ, जिनका स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, ये कोई षड्यंत्र बना रहे थे ऐसा उसमें दिखाई देता है, उनके खिलाफ तो अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं। हाँ, उनका इस्तीफा ले लिया गया। जो सरकारी वकील है प्रवीण चव्हाण, उनका उस पद से इस्तीफा लिया गया। लेकिन वो अगर षड्यंत्र बनाने के कुछ ना कुछ सुराग दिखाई दे रहे तो उस पर क्या कुछ मामला क्यों नहीं बनता? नहीं किया। लेकिन उनकी जो कंप्लेंट है उस पर एफआईआर दर्ज हो गया। तेजस मोरे नाम का कोई लड़का है, उसके खिलाफ एक मामला बनाया गया, एफआईआर दर्ज हो गया। ये जो बातें हैं, या नारायण राणे का बेटा है, उन्होंने कुछ शरद पवार के बारे में बोल दिया तो उनके खिलाफ इमीडिएटली एफआईआर दर्ज हो गया।
ये जो चल रहा है ये सूढ़ बुद्धि से ही हो रहा है, ये बदले की भावना से ही हो रहा है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन बात है कि इसके बाद भी बीजेपी नरम नहीं हो रही है, ना सेंट्रल एजेंसीज अपने काम में कुछ कोताही बरत रही है, बिल्कुल ढंग से काम चालू है। आज ही मैं बोल रहा हूँ, उसके पहले 2 घंटे एक खबर आ गई कि 8 मार्च से लेकर लगातार कुछ बहुत सारे इनकम टैक्स के रेड हुए, और वो सब रेड ये अनिल परब के जिनके साथ लेन देन है, व्यवहार है, बिजनेस है, उन पर ही ये रेड डाले गए। किसी की जमीन है, किसी के पास 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, किसी ने रिजॉर्ट बनाया है, किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग किया है, जो कुछ है वो ढूंढने की कोशिश इनकम टैक्स कर रही है। और सब के सब अनिल परब के इर्द गिर्द के लोग हैं। यानी कि प्रवीण दरेकर पर कुछ भी हो, फडणवीस को परेशान करने की कोशिश हो, फिर भी सेंट्रल एजेंसियां चुप नहीं बैठ रही है, और उल्टा महाराष्ट्र के बीजेपी के एमपी प्रधानमंत्री से मिलते हैं जाके, और उनके साथ मीटिंग करते हैं और उनको बताते हैं कि महाराष्ट्र में किस ढंग से बदले की भावना से बीजेपी वालों को सताया जा रहा है। और जब इसकी खबर आती है उसके बाद भगदड़ मचती है, और शिवसेना के एमपीज की अलग से मीटिंग बुलाई जाती है, शिवसेना बुलाती है। और उसके बाद शिवसेना के सबसे बड़े नेता आजकल के उद्धव ठाकरे अभी शिवसेना के बड़े नेता नहीं रहे। शिवसेना की जो पॉलिसी है, नीति है, वो संजय राउत तय करते हैं, इसलिए मैं उनको शिवसेना का सबसे बड़ा नेता मानता हूँ। तो उन्होंने बयान दे दिया कि प्रधानमंत्री को मीटिंग लेनी है, प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं, इसलिए उन्होंने अगर महाराष्ट्र के बीजेपी एमपीज को बुलाया मीटिंग के लिए, तो उसमें शिवसेना के एमपीज को भी बुलाना चाहिए। अरे पार्टी के एमपीज है, उनको बुलाया। आप तो यूटी में अभी रहे नहीं, एनडीए में नहीं रहे, आपको क्यों बुलाएंगे? क्यों बुलाएंगे? यानी जब इनको गाली देनी होती है तब नरेंद्र मोदी ये बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जब गाली देनी होती है तो भगत सिंह कोश्यारी बीजेपी के राज्यपाल होते, और जब इनका कुछ काम निकल आता है तो राज्यपाल राज्य के होते हैं, प्रधानमंत्री देश के होते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री देश के, तो उन्होंने बीजेपी की मीटिंग नहीं बुलानी चाहिए। तो हमारे जो मुख्यमंत्री इनके शिवसेना के, वो सिर्फ शिवसेना एमएलएस की मीटिंग क्यों बुलाते, शिवसेना के एमपीज की क्यों मीटिंग बुलाते? क्यों नहीं उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के पूरे जितने सब पार्टियों के एमपीज है उनकी कभी मीटिंग करते? बिल्कुल नहीं करते। महाराष्ट्र के सब पार्टियों के जो एमएलएस है, क्या उद्धव ठाकरे ने कभी उनकी मीटिंग बुलाई है? नहीं बुलाई है। महाविकास आघाड़ी यानी 3 पार्टियों के जो एमएलएस है उनको कभी उद्धव ठाकरे ने बुलाया है इकट्ठा बिठाकर? नहीं, वो सिर्फ शिवसेना के एमएलए आमदार के साथ बात करते, विधायक के साथ। तो उस वक्त क्या उद्धव ठाकरे सिर्फ शिवसेना के मुख्यमंत्री होते, महाराष्ट्र के नहीं होते? तो संजय राउत इस ढंग की बातें कर रही है, इसका मतलब वो डरे हुए दिखाई देते, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या बोले। बीजेपी के खिलाफ बोले, महाराष्ट्र की तरफ से बोले, उद्धव ठाकरे पर बोले, क्या बोले? तो इसलिए उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि सिर्फ बीजेपी के एमपीज को क्यों बुलाया। तो इसका मतलब, और उसके बाद शिवसेना के एमपीज को मीटिंग वो करते हैं, इसका कारण ये डरे हुए हैं कि जो कुछ हो रहा है उसमें स्लो डाउन तो नहीं दिखाई देता, लेकिन अगर बीजेपी के एमपीज प्रधानमंत्री से जाकर मिलते हैं तो उसके बाद अगर प्रधानमंत्री कुछ कठोर कदम उठाते हैं तो अपनी हालत क्या होगी, इससे ये डरे हुए हैं। और इतना ही नहीं, वहाँ संजय राउत एक बात करते हैं, पवार साहब से मिलते, फिर पवार साहब मुंबई में आने के बाद अपनी पार्टी के सीनियर लीडर्स को इकट्ठा करते अपने घर में और एक मीटिंग करते हैं और कुछ और तय करते हैं। क्या तय किया उसकी तो खबर नहीं आती। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल बहुत डरे सहमे हैं। ये सोच रहे हैं कि शायद
मोदी और शाह यानी प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री मिलकर महाराष्ट्र में कुछ बड़ा खेल करने की सोच रहे हैं। इससे डरे हुए हैं। इसलिए ही ये लगातार मीटिंग है। शिवसेना एमपीज की हो गई दिल्ली में मीटिंग, फिर पवार और संजय राउत की मीटिंग, फिर मुंबई आते ही पवार साहब ने एनसीपी के सब बड़े नेताओं की मीटिंग करना। ये क्या है? और ये इस मीटिंग 3 शिवसेना एमपी, संजय राउत, पवार और पवार के घर में एनसीपी के नेताओं की मीटिंग, ये 3 मीटिंग में क्या हुआ, क्या खिचड़ी पक रही है, ये तो कहीं बाहर बताया नहीं गया। बाकी अनाप शनाप बातें तो रोज चलती है, लेकिन ये मीटिंग ये जो एक के बाद एक चल रही है, इसकी ज़रूरत क्या है, उसका कारण क्या है, उसके पीछे मकसद क्या है, ये तो कोई नहीं बता रहा है। इसका मतलब सीधा साधा है कि बीजेपी के एमपीज ने प्रधानमंत्री के साथ मिलकर कुछ कंप्लेंट की है, तो क्या महाराष्ट्र पर प्रधानमंत्री कठोर कोई एक्शन करेंगे? इससे डरे हुए हैं। और मैंने तो इसके पहले ही बता दिया है कि पिछले कुछ महीनों में महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी ने जो जो काम किए हैं, वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स यानी घटनात्मक संरचना है, उसको बाधा ये लोग ला रहे हैं, तो इतना ही काम, इतना ही क्यों बोलते कारण, रीज़न प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए बस है। देवेंद्र फडणवीस ने जो पेन ड्राइव दिया है, उसमें जिस ढंग से प्रवीण चव्हाण ये सरकारी वकील कोई षड्यंत्र रचते हुए दिखाई दे रहे, वो जिनके नाम ले रहे। देखो, प्रवीण चव्हाण ने उस स्टिंग ऑपरेशन में कुछ दिख रहा है, उसका पूरा इनकार नहीं किया है। वो बोलते कुछ शब्द बदले गए हैं, मुझे फंसाया गया है, ये सब बोल रहे, लेकिन वो स्टिंग ऑपरेशन झूठा है ऐसा उन्होंने अभी तक नहीं बताया। और इसलिए अगर सरकार ही विरोधी पक्ष या और किसी लोगों को फंसाने के लिए षड्यंत्र करती है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था जो है, संवैधानिक व्यवस्था है, उसको बाधा लाने वाली कृति हो सकती है, और इसके लिए यहाँ प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। और ये सरकार करने के काबिल है। आपको मालूम है सचिन वाजे ने क्या किया? मनसुख हिरेन की हत्या की है पुलिस अफसर होते हुए भी। आपके ही सरकार ने महाराष्ट्र के परमवीर पर आरोप लगाया कि ये वसूली करते थे, एक्सटॉर्शन करते थे। अब सौरभ त्रिपाठी नाम के और एक डिप्टी कमिश्नर है, उनको महाराष्ट्र की मुंबई की पुलिस ही ढूंढ रही है। उन पर अंगड़िया से एक्सटॉर्शन करने का मामला है। तो सरकार के अफसर ही, प्रशासन में बैठे हुए बड़े बड़े लोग जब वसूली करते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं, तो मतलब कानून व्यवस्था खत्म हो गई है। ये हम निचोड़ निकाल सकते हैं। वो निचोड़ प्रेसिडेंट रूल लाने के लिए काफ़ी है, पूरा है। इसलिए शायद ये सब मामले इकट्ठे लेकर अगर राज्यपाल लिखते हैं सेंटर को कि यहाँ प्रेसिडेंट रूल लगाओ, क्योंकि कानून व्यवस्था नहीं बची है, ना कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था बची है, ये सरकार खुद गुंडागर्दी कर रही है, तो ये सरकार हटाकर प्रेसिडेंट का रूल लाना ज़रूरी है। ऐसा अगर राज्यपाल रिपोर्ट भेजते हैं तो महाराष्ट्र में कभी भी प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। क्या संजय राउत, शिवसेना के एमपी शरद पवार इसी से डरे हुए हैं? महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने जा रहा है, देखते दोस्तों, देखते। अभी यहाँ रुकता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।